से नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। है ना, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिनों बाद मेरे को ये बोलने को मिल रहा है। चलो भाई आइए, ठीक है, आ गए हैं सभी लोग। लाइव नहीं है, हो चुकी है, महेंद्र कुमार लाइव हो चुकी है, महेंद्र आ चुके हैं, राजेंद्र आ चुके हैं, निवास आ चुके हैं, अंशुल आ चुके हैं, पंकज आ चुके हैं, निशांत आ चुके हैं, लक्की सागर आ चुके हैं। राम राम भाई, राम राम। चलो फिर वेलकम बैक। आ गए हम वापस से अपना क्लासेस स्टार्ट करने, एक थोड़ी सी नई लाइफ के साथ। मैं आपको बता दूं, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने पीछे से क्लासेस नहीं देखी है, बैच अभी ज्वाइन किया होगा, तो मैं पिछले 20 दिन से छुट्टी पे थी। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं जून के फर्स्ट वीक में आपके सामने वापस से आ जाऊंगी। एक्चुअली मेरी डिलीवरी थी, मेरे को बच्चा हुआ है और बहुत ही हेल्दी बच्चा हुआ है, बेबी बॉय हुआ है। वैसे तमन्ना थी मेरे हस्बैंड को कि लड़की हो जाए, लेकिन बोलते हैं ना कि एक भाग्य आपका खुलता है तो लड़का आता है और 100 भाग्य खुलते हैं तब लड़की आती है। तो शायद मेरा अगली बार भाग्य खुले, अभी खुला नहीं है। तो बेबी बॉय हुआ है मुझे और बहुत अच्छा है। उसका नामकरण भी हो चुका है, पृथ्वी नाम रखा है मैंने उसका, पृथ्वी, PRITHVI। तो आप सब लोग उसे बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना, बहुत सारा प्यार देना। आज वो 19 दिन का हो चुका है और मैंने आपको 13 की लास्ट क्लास ली थी। 15 मई को मुझे बेबी बॉय हुआ है, बेटा हुआ है और बड़ा ही हेल्दी 3.4 किलो का एकदम अच्छे से स्वस्थ बच्चा हुआ है। बहुत ही ज्यादा, बच्चा और मैं दोनों हेल्दी हैं बहुत बढ़िया तरीके से। आज वो 19 दिन का है और 19 दिन की ही क्लासेस आपके बैच में मैंने ऑफ करी है। 19 दिन के बाद ठीक मैं आपके सामने वापस आ चुकी हूँ। बहुत सारा थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतने सारे ब्लेसिंग्स दी, प्यार दिया। बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आते थे कि मैम आप अच्छे से हेल्दी रहे, बेबी हेल्दी हो। तो मैं भी एकदम हेल्दी हूँ, बेबी भी एकदम हेल्दी है, सब अच्छा है, बढ़िया है। अभी सो रहा है, बढ़िया, ये उसके सोने का टाइम होता है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों को बता दूं, मैं पूरे 9 के 9 महीने मैंने पढ़ाया है। बच्चा भी मेरे साथ पढ़ा लिखा है एकदम, वो पेट में सीख के आया है माँ के बायोलॉजी। तो क्योंकि मैंने बता तो रही हूँ, मैंने 13-14 को भी मैंने एक बैच में क्लास ली थी। 15 की मेरी डिलीवरी हुई थी, 14 की नाइट में जाके मैं एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में। तो 14 तारीख तक मैंने क्लासेस ली थी। बहुत सारी लड़कियों के मुझे मैसेज भी आए हैं, 2-4 लड़कियों के, कि मैम आप प्रेगनेंसी में इतनी क्लासेस क्यों ले रही थी, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पता है, सारा खेल यहाँ का होता है। जितना आप एक्टिव रहोगे, जितना अपने माइंड को एक्टिव रखोगे, उतना ही ज्यादा आपकी हेल्थ और आपका बेबी उतना ही ज्यादा हेल्दी रहेगा। अब देखिए ना, मैंने एकदम हेल्दी बच्चे को जन्म दिया है और शायद आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि मैं प्रेग्नेंट थी, क्योंकि मैंने कभी ऐसा महसूस भी नहीं होने दिया था। हाँ, कभी कभार मैं एक होता ना, आप लोगों से एक कनेक्शन बन गया, बॉन्ड बन गया, तो वो मुंह से मेरे से निकल जाता था कि खुशखबरी है, मैं बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करूंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी ना एक एंजॉय करने वाली चीज होती है। कोई बीमार नहीं होता है लड़की उसके अंदर। तो मैंने पूरा 9 के 9 महीने क्लासेस ली है। इनफैक्ट देखो, 18-19 दिन के बाद मैं वापस आ गई हूँ। आज 19 दिन का मेरा बेटा हुआ है। 19 दिन की आपकी क्लासेस ऑफ करी थी मैंने और वापस मैं आप लोगों के सामने आ गई हूँ। तो ये सब दिमाग का खेल होता है। गाँव में अक्सर लोग बोलते हैं कि काम नहीं करना चाहिए। एकदम जितना एक्टिव रहोगे, इनफैक्ट मेरी डॉक्टर ने भी मुझे अभी बोला है कि तुम क्लासेस लो, बढ़िया, जो तुम्हारा मन करे वो करो बढ़िया तरीके से। तो ये सब आप भी, अगर आप में से भी बहुत सारी लड़कियां हैं सुन रही हैं, उनको लगता है कि प्रेगनेंसी में हमें काम नहीं करना चाहिए और ये भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए, जितना आपका शरीर अलाउ करता है उतना आपको करना चाहिए। चलो फिर, बाकी जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूं आप लोगों के सामने। और मेरे पास भी ऑप्शन था, बढ़िया तरीके से मैं रेस्ट करती, क्लासेस ना लेती, लेकिन ये ऑप्शन मैंने चूज नहीं किया था ना। चलो फिर, मैम पार्टी कब दोगे? पार्टी भी आपको बहुत जल्दी देंगे। पार्टी नहीं, हम भंडारा करवाएंगे बहुत बड़ा सा, है ना। चलो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। ये हो गई सारी बातें अभी तक की। नाम क्या रखा है मैंने बताया ना, पृथ्वी। मैंने नाम रखा है बेटे का पृथ्वी, PRITHVI, पृथ्वी नाम रखा है। वैसे उसका राशि से तो M से निकला है नाम, घर का नाम हम M से रख लेंगे, कुछ मिक्की, मनु, जो भी बोलना चाहे वो, लेकिन वैसे मैंने पृथ्वी नाम रखा है। मैंने पहले से ही सोच रखा था कि अगर मुझे बेबी बॉय हुआ तो मैं उसका नाम पृथ्वी रखूंगी, और बेबी गर्ल हुई है तो उनके पापा ने डिसाइड कर रखा था राधा, राधा जी के नाम पे राधा रखना था हमें। तो ये नाम रखा है मैंने पृथ्वी। 19 दिन का हो गया, सब हेल्दी एकदम बढ़िया, एकदम 3.45 अप्रोक्स 3.5 किलो का बच्चा हुआ है मुझे, एकदम हेल्दी स्वस्थ बढ़िया। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं, है ना, अपनी क्लास। अब ये सब बातें अपन नहीं करते हैं। आप लोग भी मेरे बच्चे जैसे ही हो, आप लोगों को 19 दिन मैंने बहुत मिस किया। इनफैक्ट मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मुझे टीचिंग करियर में पढ़ाते हुए 8 साल हो गए, है ना। 2015 से मैं पढ़ा रही हूँ, 15 से 8 ही हो गए ना, 8 से ज्यादा ही हो गए होंगे ना। मैंने पहली बार लाइफ में 20 दिन की छुट्टी ली है। पिछले 8 साल में लोग बोल देते हैं कि लड़कियां कमजोर होती हैं, लड़कियां ना मुकाबला नहीं कर सकती लड़कों का, है ना। लड़कियां बहुत ताकतवर होती हैं बेटा, बहुत ताकतवर। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है लड़कियों में कितनी ताकत होती है। 8 साल में पिछले मैंने 20 दिन की पहली बार छुट्टी ली है। मैंने पहली बार छुट्टी ली है। मैंने अपनी शादी में भी सिर्फ 11 दिन की छुट्टी ली थी। अब ये तो थोड़ी सी, मैं क्लासेस लेने के लायक, मैं पिछले 5-7 दिन से मैं बढ़िया हूँ एकदम, मैं क्लास ले सकती थी, लेकिन मैंने मम्मी सास ये लोग नहीं आने देते हैं कि नहीं अभी नहीं लेनी है क्लास, ये वो, है ना। लेकिन आज मैं सबसे लड़के आ गई। मैंने कहा मेरे बच्चे भी तो इंतजार कर रहे हैं भैया, पेपर है बच्चों का। तो अब मैं आप लोगों के सामने आ चुकी हूँ। तो ये 20 दिन की छुट्टी पहली बार ली है, बेड पे पड़े पड़े मैं थक चुकी हूँ एकदम। आइए अब स्टार्ट करते हैं। चलो सुनो,
बायोलॉजी की क्लास है आज। हम लास्ट क्लास में मैंने कहा था मैं एक चैप्टर डलवाऊंगी ह्यूमन डिजीज का। स्केलेटल सिस्टम मैंने लाइव पढ़ाया था आपको, उसके बाद मैंने कहा था ह्यूमन डिजीज का एक चैप्टर अपलोड करवाऊंगी। बच्चों प्लीज इतने दिन में आप ये देख लेना, मानव रोग। तो ह्यूमन डिजीज वाला चैप्टर मैंने वीडियोस डलवा दी है, 6 या 7 वीडियोस होंगी। आप वो 6-7 वीडियोस देख लेना। अगर लगता है कोई डाउट वाउट हो तो मैं उसकी डाउट क्लास, या अगर आप कहोगे मैं वापस लाइव पढ़ना है तो लास्ट में पढ़ा देंगे, ठीक है, लास्ट में पढ़ा देंगे। वो भी कोई ऐसा नहीं है। वैसे आप वीडियो से पढ़ोगे ना, पढ़ भी लिया होगा बहुत सारे बच्चों से, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ लिया होगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप कहोगे मैम लाइव पढ़ा दो तो लास्ट में पढ़ा देंगे, ठीक है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। मैम अब छुट्टी कब होगी? अब छुट्टी नहीं होगी, अब मेरी साइड से कोई छुट्टी नहीं होगी, ना ना ना, अब छुट्टी करने से थोड़ी काम चलेगा। चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। देखो बच्चा, अगर कोई बच्चा रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना, या बीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है। एसएससी वाले बच्चे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम हिंदी में बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है पहले वो सुनो। इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। एंडो का मतलब होता है अंदर, क्राइन का मतलब होता है सिक्रीट करना किसी चीज को, किसी चीज का श्रावण करना। तो हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी सिस्टम है या ऐसे कोई ऑर्गन्स है जो कोई ना कोई चीज सिक्रीट कर रहे हैं, किसी चीज का श्रावण कर रहे हैं, तो उन ऑर्गन्स की ग्रुप को एक साथ मिला के हम एंडोक्राइन सिस्टम या अंतःस्रावी तंत्र कह देते हैं। चलो एंडोक्राइन सिस्टम बाद की बात है। आप सभी लोग एक शब्द सुनते हो, ग्लैंड्स। बहुत बार आपने पढ़ा होगा, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ये बहुत बार पढ़ा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ग्लैंड, किसको कहते हैं ग्रंथि? हाँ जी, किसको कहते हैं ग्रंथि? थैंक यू बेटा जो कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, लास्ट में बात करेंगे। अभी प्लीज थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना, अभी पढ़ लेते हैं। ऑलरेडी अपन 19-20 दिन की छुट्टी कर चुके हैं। डाउट में ले लूंगी आपके, डोंट वेरी नीरज बेटा, जो भी डाउट है डाउट क्लास लगा लूंगी। चल, ग्लैंड्स होती क्या है पहले सुनो। एंडोक्राइन सिस्टम तो बात की बात है, पहले सुनो ग्लैंड्स क्या होती है। हमारी बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन, ऑर्गन का मतलब होता है अंग, और ऑर्गन्स किससे बनते हैं बेटा? मैम ने पढ़ा था सेल्स, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से पूरा अपना ह्यूमन बॉडी बन जाता है। तो टिश्यू से ही ऑर्गन बनते हैं। तो मैं या तो कह दूं टिश्यू का ग्रुप या मैं कह दूं ऑर्गन। तो हमारे बॉडी में ऐसा कोई भी ऑर्गन या ऐसा कोई टिश्यू जो या तो बनाए जूस, जूस का मतलब है रस। अब ये पीने वाला रस नहीं है, ठीक है, जैसे बाइल जूस, जैसे पैनक्रियाटिक जूस, या ये बना रहा हो एंजाइम, कोई एंजाइम के नाम तो बहुत सारे सुने होंगे आपने, या ये बना रहा हो हार्मोन। ऐसा कोई भी ऑर्गन या ऐसा कोई टिश्यूज का ग्रुप, उत्तकों का समूह है या कोई अंग जो या तो बनाए जूस, या बना रहे हो एंजाइम, या बना रहा हो हार्मोन, या हो सकता है तीनों ही चीज बना रहा हो। तो इन तीनों में से एटलीस्ट एक चीज कोई ऑर्गन बना रहा है तो उसे ऑर्गन तो बोलोगे ही बोलोगे, लेकिन उसे साथ में आप उसे ग्लैंड कहते हो, ग्रंथि कहते हो। देखो बच्चा, ऑर्गन और ग्लैंड में डिफरेंस क्या होता है। कान कोई जूस, कान कोई एंजाइम, हार्मोन कुछ नहीं बनाता, तो ये सिर्फ ऑर्गन है बेटा, ये अंग है। लेकिन ऐसा कोई ऑर्गन जो ऑर्गन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जूस, एंजाइम, हार्मोन, इनमें से कोई भी चीज बना रहा हो, उसे आप ऑर्गन के साथ साथ उसे ग्लैंड, उसको ग्रंथि भी कहते हो बेटा। तो समझ में आ गया, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं या कुछ ऐसे टिश्यूज के ग्रुप है, उत्तकों के समूह है, जो जूस, एंजाइम या हार्मोन में से कोई एक चीज बना रहा है, या दो बना रहा है, या तीनों ही बना रहा है। लेकिन बना रहा है तो उसे आप ग्लैंड कहते हो, उसे आप ग्रंथि कहते हो। जैसे मैंने कहा लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो लीवर को हम ग्रंथि क्यों बोलते हैं? मैम लीवर तो ऑर्गन होता है, लीवर ऑर्गन है, लेकिन लीवर एक जूस बनाता है जिसको बाइल जूस या पित्त रस कहते हैं। तो लीवर को ऑर्गन के साथ साथ आपको ग्रंथि भी बोलना पड़ेगा बेटा। जैसे ब्रेन है, ब्रेन का एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, आगे पढ़ेंगे हम आज की क्लास में। वो ब्रेन का हिस्सा भी है, वो ऑर्गन भी है, और वो हार्मोन बनाता है, तो उसको हम ग्रंथि में भी वहां पे कंसीडर करते हैं हम। तो समझ में आ गई ग्रंथि क्या होती है। ग्रंथि ऐसा कोई भी ऑर्गन है हमारे बॉडी में या टिश्यूज का ग्रुप है जो जूस, एंजाइम या हार्मोन बना रहा है, या दो चीज बना रहा है, या तीनों ही चीज बना रहा है, या एटलीस्ट एक चीज बनाए, तो उसे हम ग्लैंड बोलेंगे। अब बच्चों आप सोच रहे होंगे ये जूस क्या होता है? ये पीने वाले जूस नहीं है। जूस का मतलब है ऐसे कोई लिक्विड चीज जो हमारे बॉडी में बनके या तो शरीर के अंदर ही निकल गई किसी दूसरे ऑर्गन में, या शरीर से बाहर निकल गया। अभी थोड़ी देर के बाद सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब बच्चा, इनके सिक्रेशन के आधार पर हम ग्लैंड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो ग्लैंड्स होती है ना हमारी बॉडी में, ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये 3 टाइप की होती है। तो एग्जाम में पूछता है ह्यूमन बॉडी में जो ग्लैंड्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं, तो आपको बताना है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स।
मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली ग्रंथियों के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सी ग्लैंड्स? नंबर 1 पे आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, अभी तो मैं इसकी हिस्ट्री समझा रही हूं आपको। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, हिंदी में बोलते हैं इसको बहिश्रावी ग्रंथियां। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? बहिश्रावी ग्रंथियां। और दूसरी जो होती हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये अपना चैप्टर है बेटा, लेकिन चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको जब तक उसकी हिस्ट्री समझ में नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा। एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स लिख लो। अंतःस्रावी ग्रंथियां या अंतःस्रावी तंत्र, ग्लैंड्स यहाँ पे ऑब्लिक लगा के ग्लैंड्स पे लिख लो, दूसरे टाइप की होगी। और तीसरे टाइप पे आती है, उनको बोलते हैं हम मिक्स्ड ग्लैंड्स, मिश्रित ग्रंथियां। तो हमारे बॉडी में 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। कौन कौन सी? कौन कौन सी? सुनो जरा, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन एंड मिक्स्ड ग्लैंड। अब क्या होती है एक्सो, शॉर्ट फॉर्म में एक्सो एंडो बोलते हैं इनको, है ना, कभी आप सुनोगे एक्सो एंडो ऐसे। एक्सोक्राइन क्या होती है सबसे पहले ये सुनो, फिर इनके एग्जांपल, फिर एंडोक्राइन। ये तो अपना चैप्टर है पूरा, ये डिटेल में पढ़ना है। चैप्टर का नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये तो डिटेल में पढ़नी है ना हमें, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए ग्रंथि होती क्या है, कितने टाइप की होती है, हार्मोन क्या होते हैं, हार्मोन कितने टाइप के होते हैं, ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए, फिर चैप्टर पढ़ने में मजा आएगा। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हिंदी के नाम से समझो, बहिश्रावी ग्रंथियां। बही का मतलब बाहर, श्रावी का मतलब श्राव, सिक्रेशन, और ग्रंथियां का मतलब ग्रंथियां। ऐसी कोई भी ग्लैंड जो अपना श्राव बाहर दे। अब बाहर का मतलब कहां बाहर? सुनो, मान लो यहां पे एक ऑर्गन है ऐसे, ठीक है, इसने अपना श्राव बनाया, श्राव का मतलब सिक्रेशन बनाया, कोई भी जूस, एंजाइम। पहली बात तो ये सुन लो, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो या तो बनाएंगी जूस या बनाएंगी बेटा वो एंजाइम, वो रस या एंजाइम बनाती है। ऐसी ग्रंथियां जो हमारे बॉडी में जूस या एंजाइम बनाए। कभी कभी इस जूस के अंदर एंजाइम होते हैं, कभी कभी इस जूस में एंजाइम नहीं भी होते हैं, अलग से निकलते हैं। तो ऐसी कोई भी ग्रंथि जो जूस या एंजाइम बना रही है उसको आप एक्सोक्राइन बोलते हो। और जो हार्मोन बनाती है, हार्मोन जिसको हिंदी में आप हार्मोन लिखते हो, जो हार्मोन बनाए उसको एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हो। एंडो कहते हो, बहुत सारे हार्मोन के नाम सुने, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनालिन, जीएच, पीएच, एलएच, एसटीएच, सारे पढ़ेंगे हम, ये सारे हार्मोन्स। तो जो हार्मोन बनाए वो एंडो। अब ऐसी कोई ग्रंथि जो जूस, एंजाइम, हार्मोन सब कुछ बना दे भैया, तो उसको आप मिक्स्ड ग्लैंड बोलोगे। ये क्या क्या बना सकती है? ये जूस भी बना सकती है, उस जूस में एंजाइम भी हो सकते हैं, या ये हार्मोन भी बना सकती है। ये तीनों ही चीज बना दे तो उसे मिक्स्ड बोलेंगे। मिक्स हो गए ना दोनों का। देखो, बहिश्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों का मिक्स मिश्रित ग्रंथि कहलाता है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन का जो मिक्स है, मिक्स ग्रंथि होगी, उसको हम मिक्स्ड ग्लैंड बोल देते हैं। हो गई समझ में? एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सोक्राइन ग्रंथियां क्या बनाती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का सिक्रीशन क्या होता है, तो आप ऑप्शन में क्या ढूंढोगे? ये दो। एंडोक्राइन क्या बनाती है? ये। मिक्स्ड ग्लैंड क्या? मैम तीनों ही चीज बना सकती है, तो वो मिक्स्ड है, वो मिश्रित ग्रंथि है। अब जरा नेक्स्ट पॉइंट पे सुनो, मैंने कहा एक्सोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हो, तो पहली परिभाषा तो आपने बता दी कि ऐसी कोई भी ग्लैंड जो जूस या एंजाइम बनाए। अब दूसरा सुनो, ये जूस और एंजाइम बना के अपने पास नहीं रखती है, अपने से बाहर दे देगी। देखो ना, बहिश्रावी, अपना श्राव बाहर कर देती है। अब बाहर कहां करेगी वो सुनो, या तो अपने से बाहर, ये देखो ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसने जूस और एंजाइम बनाया ऐसे, और बना के इसने इस तरीके से किसी दूसरे ऑर्गन में डाल दिया, तो अपने से तो बाहर दे दिया ना इसने यहां जूस बनाया, एंजाइम बनाया, और बना के इसने किसी दूसरे ऑर्गन में डाल दिया यहां पे। या हो सकता है ये अपने इस जूस को कहां, शरीर से ही बाहर निकाल दे। अब आप कहोगे मैम जूस हमारे बॉडी से बाहर निकलता है क्या? सुनो जरा, जूस, साइंस किसको कहती है जूस? ऐसी कोई भी चीज जो हमारे बॉडी के अंदर बनी और बाहर निकल गई उसे जूस कहते हैं। जैसे आंसू बनते कहाँ है? अंदर, निकलता कहाँ है? बाहर। तो साइंस की नजर में आंसू जो होते हैं, टीयर्स होते हैं, वो एक जूस है। जैसे आपका पसीना, स्वेट, पसीना बनता कहाँ है? अंदर, निकलता कहाँ है? बाहर। तो साइंस की नजर में स्वेट जो पसीना है वो क्या है? एक जूस है। तो मैंने कहा या तो ये क्या करेंगे, अपने जूस और एंजाइम को किसी अदर ऑर्गन में ट्रांसफर कर देंगी। अदर ऑर्गन का मतलब हो गया अन्य अंग में डाल देंगे, दूसरे ऑर्गन में डाल देंगे। या ये क्या करेंगे, आउटसाइड द बॉडी। आउटसाइड द बॉडी का मतलब हो गया शरीर से बाहर निकाल देती हैं अपने जूसेस को। तो ऐसी कोई भी ग्लैंड है उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। उसे क्या कहते हैं हम? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। ऐसी कोई भी ग्रंथि जो रस और एंजाइम बनाए, रस और एंजाइम को बना के या तो किसी अन्य अंग में डाल दे या शरीर से ही बाहर निकाल दे, उस ग्रंथि को आप बहिश्रावी ग्रंथि कहते हैं।
उसे एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब मैम जब ये किसी दूसरे ऑर्गन में डालेगी तो किसकी हेल्प से? देखो ना, ये पतली सी नली है, इस नली की सहायता से ये या तो किसी दूसरे ऑर्गन में या बॉडी से बाहर ही निकाल देती है जूस एंजाइम को, तो उसे हम एक्सोक्राइन कहते हैं। तो बच्चों एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इनका दूसरा नाम होता है, इन्हें हम डक्ट ग्लैंड्स भी कहते हैं। इन्हें हम डक्ट ग्लैंड्स या नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। इनके पास डक्ट होती हैं, इनके पास पतली पतली पाइप होती हैं और इन्हीं पाइप्स की हेल्प लेके ये अपने जूस और एंजाइम को किसी दूसरे ऑर्गन में या शरीर से ही बाहर फेंक देती है। जैसे मैंने कहा आंसू बनते हैं अंदर और यहाँ पे पतली पतली डक्ट्स होती हैं, इनकी सहायता से आंसू बाहर आते हैं। ऐसे ही आपकी स्किन में क्या होती है? पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं और फिर स्किन के अंदर पतली पतली क्या होती है? पाइप होती है। उन पाइप के थ्रू से, इन पोर से निकलता हुआ, इन छेदों से निकलता हुआ आपका पसीना बाहर आता है। पसीना बाहर आता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, क्या बनाती है, कहां निकालती है, इनका दूसरा नाम क्या होता है? डक्ट ग्लैंड। अब इसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम एक्सोक्राइन के, फिर हम एंडो के एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल देखें। डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है। अब मैं एग्जाम्पल बता दूंगी तो आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल्स लिखो बेटा। बहिश्रावी ग्रंथियां, जो अपना श्राव अपने से बाहर दे दे भैया, उसी को ही बहिश्रावी ग्रंथियां कहते हैं। अब बाहर कहां? बाहर दूसरे ऑर्गन में डाल सकती हैं या ह्यूमन बॉडी से ही बाहर निकाल दे। एग्जाम्पल आप लोग बताओ। चलो पहला एग्जाम्पल मैं बता दूं फटाक से। टीयर ग्लैंड, अश्रु ग्रंथि, टीयर ग्लैंड्स। हिंदी में लिख लो आंसू बनाने वाली ग्रंथि या अश्रु ग्रंथि बोलते हैं बेटा इसको, अश्रु ग्रंथियां। अब हम लोग कॉमनली इनको टीयर ग्लैंड बोलते हैं, लेकिन साइंस में इनका नाम है प्रॉपर। क्या नाम है टीयर ग्लैंड का? लैक्राइमल ग्लैंड्स। लैक्राइमल ग्लैंड्स, हिंदी में भी सेम नाम है, लैक्राइमल ग्रंथियां हो जाएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे? लैक्राइमल ग्रंथियां। अब बच्चों ये क्या बनाती हैं? आंसू। आंसू बने कहां? अंदर। निकला कहां? बाहर। तो किसका एग्जाम्पल होगा? एक्सोक्राइन का। आंसू को क्या बोलोगे? जूस बोलोगे। तो जरा इसकी लोकेशन लिखो, कहां होती है ये? आईज में, आंखों में। दोनों आंखों में दो होती है बेटा। कहां पे होती है बताओ? यहां पे। एंजाइम किसे कहते हैं? रुकिए शिवम जी, सब समझ में आएगा। ठीक है, एंजाइम समझ में आएगा, हार्मोन समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। थोड़ा थोड़ा पहले सुनते जाइए। देखो यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं, आंसू बनाती है दिन रात। अब आंसू जब आप रोते हो तो बाहर निकलते हैं। ठीक है, आंसू जब रोते हो तो बाहर निकलते हैं बेटा, है ना? तो जो चीज बाहर निकल रही है उसको साइंस की नजर में जूस कहते हैं। आंसू बनाने वाली ग्रंथियों के नाम क्या है? तो लैक्राइमल ग्लैंड्स। हो गया बच्चों? चलो नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखो। दूसरा एग्जाम्पल होता है स्वेटिंग ग्लैंड्स, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। स्वेटिंग ग्लैंड्स, पसीना बनाने वाली ग्रंथियां। पसीना बनता कहां है बेटा? अंदर। और निकलता कहां है? बाहर। अब आप पूछो कि पसीना बनाने वाली ग्रंथियां जो होती हैं वो कहां होती हैं? तो बेटा ऑल ओवर स्किन में होती है, त्वचा में। अब स्किन तो सबसे बड़ा अंग है, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। पूरे बॉडी में स्किन है, तो पूरे बॉडी में पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। लेकिन एक बार आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि सबसे ज्यादा पसीना बनाने वाली ग्रंथियां कहां होती हैं? बेटा आपके हाथों में, हथेलियों में। हथेलियों में, इसलिए किसी इंसान का बीपी लो होता है तो सबसे ज्यादा पसीना इस एरिया में आता है उसे, और सबसे पहले आता है। फिर आपके अंडर आर्म्स में होते हैं पसीना बनाने वाली ग्रंथियां ज्यादा। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारे बॉडी में 5 से 6 हजार क्या होती हैं आपकी? ये पसीना बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं। खैर नंबर तो वेरी कर जाता है, जिस थोड़ा सा शरीर बड़ा होता है उसमें ज्यादा हो जाती है, लेकिन आपको याद रखना है, आपको याद रखना है बेटा कि ये कहां होती है? स्किन में होती है, त्वचा में होती है। पसीना क्या है? साइंस की नजर में इट इज ए जूस, जूस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सुनो। तीसरी कौन सी आती है? तीसरी आती है लीवर। लीवर जिसको हिंदी में हम यकृत या जिगर कहते हैं बेटा, यकृत या जिगर। सबसे पहले लीवर होता कहां है? कोई आपसे पूछ ले। लीवर जहां होता है उसको एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी। बेटा एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? जहां पे लीवर है आपका, देखो ये होती है चेस्ट कैविटी। यहाँ पे आपका हार्ट, और हार्ट के नीचे ऊपर लंग्स, और लंग्स के लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ हार्ट होता है। फिर ये जहां से आपकी चेस्ट खत्म हो जाती है इस हिस्से को एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। यहाँ पे लीवर, यहाँ पे पैनक्रियाज, यहाँ पे पेट होता है आपका। हिंदी में इसको कहते हैं उदर गुहा। तो कभी कभी एग्जाम में आ जाता है लीवर की लोकेशन कहाँ है, आपसे पूछ ले कि लंग्स और हार्ट कहाँ है, तब आपका होगा चेस्ट कैविटी, वक्षीय गुहा में। लेकिन आपसे पूछ ले लीवर कहाँ है, पेनक्रियास कहाँ है, पेट कहाँ है, तब आप एब्डोमिनल कैविटी कहोगे। फिर मैंने पढ़ाया था, याद करो, किडनी कहाँ होती है?
पेल्विक कैविटी में। किडनी यहाँ नीचे की तरफ, एब्डोमिनल के जस्ट नीचे वाले एरिया को हम पेल्विक एरिया कहते हैं, वहां पे आपकी किडनी होती है, वहां पे आपकी किडनी होती है। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। अब मैम लीवर को आपने एक्सोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला? सुनो, लीवर एक जूस बनाता है और ये बहुत फेमस जूस है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, डोंट वेरी। जिस जूस को हम बाइल जूस या पित्त रस कहते हैं, और थोड़ी देर पहले ही तो मैंने पढ़ाया, जो जूस बनाए उसे एक्सोक्राइन कहते हैं, और जो बना के अपने से बाहर निकाल दे किसी दूसरे ऑर्गन में, तो याद रखो लीवर बनाता बाइल जूस है। बाइल जूस किसने बनाया? लीवर ने। और बना के ये डक्ट की सहायता से, नली की सहायता से छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में डाल देता है। खैर अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा, आप छोड़ दो, आगे पढ़ोगे आप इस चीज को। तो लीवर को यहां लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। ठीक है, आ जाइए फोर्थ नंबर पे। लीवर के बाद फोर्थ नंबर पे क्या आता है? फोर्थ नंबर पे आता है बेटा, नेक्स्ट आता है 4 नंबर पे, वो है आपकी 4 नंबर पे आप लिखोगे मैमरी ग्लैंड्स। अब ये मैमरी ग्लैंड्स क्या होती है? ये जितनी भी फीमेल्स होती हैं मैमल्स की, उनमें पाई जाती हैं। हिंदी में बोलते हैं दुग्ध बनाने वाली ग्रंथियां। दूध बनाने वाली ग्रंथियां, दूध बनाने वाली ग्रंथियां ये कहां होती हैं? तो बच्चा चेस्ट कैविटी में। ये होती हैं चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी को बोलते हैं छाती या वक्षीय गुहा। ये सिर्फ फीमेल्स में होती है, ये मादाओं में, महिलाओं में होती है, क्योंकि महिला अपने बच्चे को जब जन्म देती है तो स्टार्टिंग के 5 से 6 महीने तक माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार है ना। तो उन महिलाओं के अंदर दूध बनता है, और उस दूध बना कहां? अंदर। निकला कहां? बाहर। तो बाहर निकलता है तभी तो बेबी पीता है उसको, है ना। तो बच्चा आप याद करेंगे कि जो दूध बनाने वाली ग्रंथियां होती हैं उनको हम मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं, उनको हम दुग्ध बनाने वाली या दूध बनाने वाली ग्रंथियां कहते हैं। ये कहां होती है? तो आप बताओगे ये महिलाओं में होती है और चेस्ट में होती है, 1 पेयर, एक जोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अगला। अगला 5 नंबर पे, 5 नंबर पे आती है, उनको बोलते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। उनको कहते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां, जठर एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पेट। गैस कहां बनती है? पेट में बनती है। तो सीधी सी बात है, इनकी लोकेशन क्या होगी? स्टमक। स्टमक, पेट, ये पेट में पाई जाती है। अब मैम इनको हमने यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि ये भी जूस बनाती है। कौन सा जूस बनाती है? ये बनाती है गैस्ट्रिक जूस, जठर रस। गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में जठर रस कहते हैं, या पेट से निकलने वाला रस कहते हैं, जठर रस। ये आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा, सब पढ़ोगे आप। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड भी किसका एग्जांपल है? एक्सोक्राइन का। क्यों? क्योंकि इसने भी जूस बना दिया। नेक्स्ट इसके बाद लिखो 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आता है सलाइवरी ग्लैंड्स। 6 नंबर पे आती है सलाइवरी ग्लैंड्स। हिंदी में बोलते हैं लारीय ग्रंथियां। अब आप कहोगे मैम ये यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि सलाइवा जो आपका लार होता है ना बेटा, इस लार में एंजाइम होते हैं, और एंजाइम बनाने वाली क्या होती है? एंजाइम बनाने वाली अभी तो मैम ने पढ़ाया, एंजाइम बनाने वाली ये देखो हमने लिखा था, एंजाइम बनाने वाली एक्सो होती है। तो एक्सो के एग्जाम्पल में लिखना पड़ेगा। और वैसे भी सलाइवा बनता अंदर है और आप बाहर भी तो निकाल देते हो ना, थूकते हो ना, है ना, तो सलाइवा तो होता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स की लोकेशन क्या होगी? माउथ। लिख दो। ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे माउथ में होती है, मुख में होती है, मुंह में होती है ये। ओके, 6 नंबर हो गई। 7 नंबर पे लिखो पेनक्रियास। नंबर 7 पे लिखो पेनक्रियास, जिसको हिंदी में हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं। आजकल पैनक्रियाटिक कैंसर कितना चल रहा है ना, पैनक्रियाटिक कैंसर चल रहा है ना बहुत, पैनक्रियासाइटिस कहते हैं इसको। मनोहर लाल पारीकर की डेथ इसी से हुई थी ना, जो गोवा के सीएम थे। पैनक्रियास, अग्नाशय। अग्नाशय कहाँ होता है? तो ये भी एब्डोमिनल कैविटी में होता है, जहां लीवर होता है, एब्डोमिनल कैविटी में। और हिंदी में बोलते हैं हम उदर गुहा। अब पेनक्रियास यहाँ क्यों लिखा? क्योंकि पेनक्रियास से जूस निकलता है, उस जूस को हम पेनक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस कहते हैं। अब जूस बनाया है तो भैया लिखना पड़ेगा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? माधव कुमार बेटा जब आएगा चैप्टर तब पढ़ाएंगे, अभी नहीं, अभी नहीं, है ना। हाँ, आगे बात समझ में? चलो सुनो, सुनो जरा, क्या कि ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए? ये सारे एग्जाम्पल एक्सोक्राइन के। एक बार फिर से सुन लो, आंसू बनाने वाली ग्रंथियों को क्या कहते हैं? लैक्राइमल ग्लैंड। किस प्रकार की ग्रंथियां हैं? एक्सोक्राइन बहिश्रावी ग्रंथि। कितनी होती है? 2 दोनों आंखों में। पसीना बनाने वाली ग्रंथियां भी एक्सो में आती है। लीवर भी कैसी ग्रंथि है? एक एक्सोक्राइन ग्रंथि है, एक बहिश्रावी ग्रंथि है। ठीक है, उसके बाद याद रखिएगा मैमरी ग्लैंड्स क्या होती है? एग्जामिनर पूछता है तो आपको बताना है दूध बनाने वाली ग्रंथियां, जो मिल्क बनाती हैं, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं, जो दूध बनाती हैं, और दूध मां अपने बच्चे को पिलाती है ना, जिससे बच्चे का लालन पोषण होता है, और उनको हम मैमरी ग्लैंड्स कहते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस कहाँ होता है? पेट में, तो ये पेट में पाई जाती हैं। क्या बनाती हैं? गैस्ट्रिक जूस बनाती हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स
लारीय ग्रंथियां लार बनाती हैं, मुंह में होता है लार, और लार में कौन से एंजाइम होते हैं सब आगे सब कुछ पढ़ाऊंगी, डोंट वरी ना। पैनक्रियाज कहाँ होता है? एब्डोमिनल कैविटी में, उदर गुहा में। तो ये सारी हमारी मेन एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। अब यहां से दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, which one is the largest exocrine and which one is the smallest exocrine? बच्चा जहां पे लीवर लिखा है उसके आगे लिख दो it is largest endocrine gland of human body। इनमें से सबसे बड़ा लीवर को कंसीडर करते हैं हम, इनमें सबसे बड़ा हम किसको? लीवर को। तो लिख दो लार्जेस्ट एक्सोक्राइन। सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि हम किसको मानते हैं बेटा? यकृत को मानते हैं। लिख दो सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिश्रावी। अब पूछ ले आपसे सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी लिख दो ये कौन सी? जो आंखों में है। इसके आगे लिख दो स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन। स्मॉलेस्ट एक्सो लिख दो मैं, आप पूरा लिख लेना। सबसे बड़ी बहिश्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिश्रावी, सॉरी छोटी, स्मॉलेस्ट, बड़ी नहीं छोटी, बड़ी तो नीचे वाली, सबसे छोटी, सबसे छोटी बहिश्रावी ग्रंथि हो गई। एक्सोक्राइन होती क्या है एक बार फिर से पढ़ा दूं। ऐसी कोई ग्लैंड जो जूस या एंजाइम बनाएगी, बना के अपने पास नहीं रखेगी, या तो किसी दूसरे ऑर्गन में या शरीर से बाहर निकाल देगी। किसकी सहायता से? डक्ट्स की सहायता से, नलियों की सहायता से। तो इसलिए इन्हें डक्ट ग्लैंड्स कहते हैं, इन्हें नलिका युक्त ग्रंथि कहते हैं। और ये कौन कौन सी हैं? ये सारी। इनमें से बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी की लोकेशन कहाँ होती है? भरत बेटा आप लेट आए हैं, ठीक है, आगे बात समझ में। अब बात आती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। चैप्टर आपका यहां से शुरू होता है, लेकिन अगर मैं आपको इतनी क्लास नहीं पढ़ाती तो आपको समझ में नहीं आता, आपको समझ में नहीं आता। चैप्टर का नाम क्या था? एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है। तो चैप्टर हमारा यहां से शुरू होता है बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि। सेम नाम हिंदी में है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब इसको डिटेल में पढ़ना है हमें एक एक करके। मैम एक्सो नहीं पढ़ाओगे क्या? एक्सो भी सही समय आने पे पढ़ाएंगे। लीवर, पेनक्रियास, गैस्ट्रिक, सलाइवरी, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे हम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? वो ग्लैंड जो हमारे बॉडी में हार्मोन बनाए। अब बहुत सारे लोगों ने हार्मोन शब्द सुन रखा हो, ऐसा कोई इस क्लास में बच्चा नहीं होगा जिसने हार्मोन शब्द नहीं सुना। अरे यार हार्मोन इम्बैलेंस हो गए, अरे यार हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण बाल झड़ गए, है ना, होता है ऐसा, है ना। हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण लड़कियों में सबसे ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं। लड़कियों में हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से पीसीओडी, पीसीओएस, न जाने कौन कौन सी बीमारियां आजकल चल गई हैं दुनिया जहान की। तो ये सारी बातें आपको समझाएंगे कैसे होती है, कैसे क्यों होती है, सारी बातें। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो हार्मोन बनाए, ठीक है। अब हार्मोन कभी शरीर से बाहर निकले हैं क्या? नहीं निकले ना। तो हार्मोन अंदर ही बनते हैं बॉडी में और अंदर ही निकलते हैं, शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे कभी भी। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो हार्मोन होते हैं ना, मान लो कोई ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूं आपको। ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसने हार्मोन बना लिया, ऐसे इसने हार्मोन बना दिया। अब ये हार्मोन है, हार्मोन काम करेगा भाई, हार्मोन के काम है तभी तो हार्मोन बनते हैं हमारे बॉडी में, काम नहीं होता तो क्यों बनते? मान लो इस हार्मोन का टारगेट पार्ट ये है, ये हिस्सा इसका टारगेट है, इसे यहां आके काम करना है। अब मैम ये हार्मोन कैसे आएगा? ये यहां से यहां पहुंचेगा कैसे? इन ग्रंथियों के पास किसी भी टाइप की डक्ट्स नहीं होती हैं, इनके पास नलियां नहीं होती हैं। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, ये पाउच जैसी स्ट्रक्चर होती है। पाउच मतलब थैली जैसी, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, थैलीनुमा संरचना होती है बेटा। ये हमारे बॉडी में थैलीनुमा संरचना होती है। और मैं आपको बता दूं इनके पास डक्ट्स नहीं होती, इसलिए हम इनको बिना डक्ट वाली ग्लैंड या डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इनके पास नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, ये नलिका नहीं होती है इनके पास, ये बिना नलियों वाली होती है। इनके पास नलियां नहीं होती है, नलियां नहीं होती है। फिर मैम ये हार्मोन यहां से यहां कैसे पहुंचेगा? तो बच्चा इस हार्मोन को लेने आएगा क्या? खून, ब्लड आएगा, खून आएगा, और ये खून ऐसे ऐसे आएगा और इसको अपने अंदर मिक्स करेगा और मिक्स करके इस टारगेट पार्ट तक छोड़ाएगा। आप जानते हो हमारे बॉडी में यहां यहां जहां भी चोट लगे खून निकलता है। क्यों? क्योंकि खून तो 24 घंटे 7 दिन यहां से लेकर यहां तक घूम रहा है ना लगातार। तो जब खून यहां आया तो इस हार्मोन को मिक्स कर लिया और खून यहां से इस हार्मोन को उठा के यहां पहुंचाया है। तो कोई भी हार्मोन है वो ग्रंथियों से अपने टारगेट हिस्से पे किसकी सहायता से पहुंचता है? ब्लड, खून की सहायता से। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि हार्मोन्स आर मिक्स्ड इनटू, हार्मोन किसके अंदर मिक्स होते हैं? खून के अंदर मिक्स होते हैं। अरे भैया कभी भी आपका हार्मोन का टेस्ट हुआ है तो डॉक्टर क्या निकालता है? खून निकालता है।
जैसे अभी प्रेगनेंसी में मेरा हर महीने में थायराइड चेक होता था, मेरा थोड़ा सा थायराइड बढ़ गया था। प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, मेरा हल्का सा बढ़ गया था। अभी आगे पढ़ाएंगे आपको कितना होना चाहिए हार्मोन, थायराइड हार्मोन। तो हर महीने में मैं अपना ब्लड का सैंपल देके आती थी। क्यों देके आती थी? क्योंकि एक तरीका है हार्मोन इंबैलेंस होने का चेक करने का, क्या खून निकालो, खून में हार्मोन्स होते हैं। तो बेटा हार्मोन्स हमेशा खून के अंदर मिक्स होते हैं और खून की सहायता से ही अपने टारगेट पार्ट तक पहुंचते हैं, वहां जाके अपना काम करते हैं। हर एक हार्मोन का अपना अलग काम होता है, सारे हार्मोन्स एक ही काम थोड़ी करते हैं, हर हार्मोन का अलग काम होता है। कौन बनाता है? ऐसे पाउच जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं और उन स्ट्रक्चर्स को एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हो। इन्हें हम एंडोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं, इन्हें हम एंडोक्राइन ग्रंथियां कहते हैं बेटा। अब बात ये आती है हमारे बॉडी में कितनी होती हैं ये? हमारे बॉडी में टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। देयर आर 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे शरीर में कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। हमारे शरीर में कुल 9 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, चलो अब सबसे पहले आपको नाम पता होना चाहिए। सबसे पहले हम नाम देखेंगे। हाँ, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में ही 9 होती है, बस एक ग्रंथि का डिफरेंस होता है, वो आगे पढ़ाएंगे आपको। हार्मोन क्या होती है ये भी आएगा, पहले देख ले 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती कौन कौन सी है। सबसे पहले मैं फोटो दिखा रही हूं आपको, ये फोटो देखो आप, ये लड़का ये लड़की है, ठीक है। ये 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ऐसी पूरी, मैं आपको एक एक नाम से एक्सप्लेन करूंगी अभी। ये रही 9, ये रही 9, ठीक है। स्टार्ट करें, चलिए पहले नाम लिखेंगे। बड़ा चैप्टर है, 4-5 क्लास लगेंगी बेटा पढ़ाने में। नंबर 1 पे कहां से शुरू करें? ऐसे शुरू करेंगे, ये आपका बॉडी। सबसे ऊपर कौन है? ब्रेन, दिमाग। दिमाग में 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। दिमाग में कितनी होती है? 3 एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। लिखो जरा कौन कौन सी। नंबर 1 पे लिखो हाइपोथैलेमस। कभी ना कभी आपने इनके नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे, सब पढ़ेंगे डिटेल में एक एक करके। एक एक क्लास में 3-3 पढ़ने की कोशिश करेंगे तो 3 क्लास में तो हो ही जाएगा खत्म। हाइपोथैलेमस नंबर 1। नंबर 2 में लिखने वाली हूं, ये सब लोगों ने सुन रखा है, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड सुना है ना कभी, बहुत फेमस ग्रंथि है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। हिंदी में हम कहते हैं इसे पीयूष ग्रंथि। हिंदी में या तो पिट्यूटरी ही लिखा हुआ आएगा या पीयूष ग्रंथि। और तीसरा होता है जिसको बोलते हैं पीनियल बॉडी ग्लैंड, मनुष्य के शरीर की तीसरी आंख, इसे ही कहते हैं तीसरी आंख, पीनियल काय ग्रंथि। कभी कभी पीनियल ग्लैंड लिखा हुआ आता है, ठीक है। पीनियल बॉडी ग्लैंड अच्छा नाम है इसका, पीनियल ग्लैंड आ जाए तब भी लिख देना, पीनियल ग्रंथि। इन तीनों की लोकेशन लिख दो। ये तीनों कहां होती है? आपके ब्रेन में। और आपको एक बात बताऊं मजे की, दिमाग में सबसे ज्यादा एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। और कितनी? 3। चलो इस फोटो से देखो, ये आपका ब्रेन है अखरोट के शेप का, ये रहा। इसमें देखो पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी। ये पीनियल दिखा रखी है, ये हाइपोथैलेमस, ये पिट्यूटरी। तो हमारे मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां होती हैं सबसे ज्यादा। ह्यूमन ब्रेन में 3 एंडोक्राइन होती हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल। हो गया, ब्रेन हो गया। अब आओ नीचे, फेस। फेस पे कोई एंडोक्राइन नहीं होती, फेस कान यहाँ कहीं भी नहीं होती। गला, गले में आओ, गले में 2 एंडोक्राइन, थायराइड, पैराथायराइड। तो नंबर 4 पे लिखो थायराइड। थायराइड ग्रंथि के बारे में भी आपने सुना होगा, ये बड़ी फेमस ग्रंथियां, इनसे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। थायराइड ग्लैंड, जैसे मैंने कहा ना मेरा थायराइड बढ़ गया था, तो थायराइड बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मेरी ग्रंथि का साइज बढ़ गया था, नहीं नहीं नहीं, ग्रंथियों का जो साइज होता है वही होता है। थायराइड ग्लैंड से बनने वाला हार्मोन बढ़ गया था मेरा, ठीक है। मैंने बोला ना आपको, मेरा प्रेगनेंसी में थायराइड बढ़ गया था। थायराइड तो ग्रंथि है, वो थोड़ी बढ़ सकती है, वो थोड़ी घट सकती है, तो ऑर्गन है एक, ऑर्गन को तो ग्रंथियां बोला है, ऑर्गन बड़े छोटे थोड़ी हो सकते हैं, उनसे निकलने वाला हार्मोन कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है बच्चा। चलिए, थायराइड ग्रंथि को हिंदी में थायराइड या अवटु ग्रंथि कहते हैं। क्या? अवटु ग्रंथि, थायराइड या अवटु। 5वीं जो गले में ही होती है और जो थायराइड के पैरों में होती है उसको पैराथायराइड कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड, हिंदी में सेम नाम है, पैराथायराइड ग्रंथि ही कहेंगे, पैराथायराइड ग्रंथि। इन दोनों की बेटा लोकेशन आती है एग्जाम में, ये दोनों कहां होती हैं? थ्रोट में, गले में या नेक में, कभी कभी ना गर्दन भी लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। गला या गर्दन में होती है, ये लिख दो, गला या गर्दन। दिखाते हैं आपको फोटो में, देखो देखो, ये थायराइड, ये थायराइड दिखा रखी है, ये रही बटरफ्लाई की जैसी। इसी के पांव में पैराथायराइड होती है, ऐसे पैराथायराइड, पैरों में पाई जाने वाली। आगे एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। हो गया। अब आओ, गला हो गया, चेस्ट वाला पार्ट। चेस्ट में एक एंडोक्राइन होती है, दैट इज नोन एज थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि लिख दो, थाइमस ग्रंथि चेस्ट में होती है बेटा। थाइमस ग्रंथि कहां? चेस्ट कैविटी में, चेस्ट, वक्षीय गुहा,
वक्षीय गुहा बोलते हैं चेस्ट कैविटी को। छाती में एक हड्डी, एक आपकी ग्रंथि होती है जिसको हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। हो गया। अब चेस्ट के बाद आता है एब्डोमिनल वाला पार्ट, उधर गुहा वाला पार्ट। वहां पर दो होती हैं, कौन कौन सी? एक होगा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को बोलते हैं अग्नाशय। अब आप कहोगे मैम पेनक्रियाज को तो अभी आपने एक्सोक्राइन में लिखा था। पेनक्रियाज एक्सो एंडो दोनों की तरह काम करती है, अभी समझ में आएगा आपको। ये कहां होती है? ये एब्डोमिनल कैविटी में होती है। एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा, हिंदी में लिख दो उदर गुहा। पेनक्रियाज मैम दोनों जगह क्यों लिख रहे हो? देखो ना, अभी हमने पेनक्रियाज को यहां पर भी तो लिखा था, एक्सोक्राइन में भी तो लिखा था। ये रहा पेनक्रियाज। बेटा पेनक्रियाज एक मिक्स्ड ग्लैंड होती है। मिक्स्ड ग्लैंड क्या होती है? जो दोनों की तरह काम करे, जो एक्सो और एंडो दोनों की तरह काम करे। तो ये एक्सोक्राइन की तरह भी काम करती है और एंडोक्राइन की तरह भी काम करती है। आगे समझ में आएगा सर। हो गया। अब पेनक्रियाज के बाद नीचे की तरफ आती है आपका किडनी वाला हिस्सा, और किडनी के ऊपर की तरफ जो ग्लैंड होती है उसको बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, अरे आजकल तो एक सेंटेंस आता है मूवीज में, वेब सीरीज में सुनते हो आप, मुझे क्या हो गया? एड्रीनल ग्लैंड फोबिया हो गया। सुना होगा आपने। इस शब्द का मीनिंग आपको आगे समझ में आएगा। हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं, वृक्क के ऊपर होती है ये अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, कहां होती है? लिख देना ऑन द अपर साइड ऑफ किडनीज। किडनी के ऊपर होती है। किडनी को हिंदी में वृक्क बोलते हैं, किडनियों के ऊपर। देखो कैसे होती है। ये आपकी किडनी है, राजमा शेप की, दो किडनी होती है। जी हाँ मैम, इसके ऊपर ऐसे दो एड्रीनल, दिखाऊं आपको फोटो, ये रे दोनों किडनी, इसके ऊपर ये एड्रीनल, ये रे एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है। अब लास्ट 9 नंबर की होती हैं, उनको बोलते हैं हम गोनेड्स। हिंदी में बोलते हैं लैंगिक जनन ग्रंथियां। वो ग्रंथियां जो जनन में काम आती हैं, जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं। अब रिप्रोडक्शन तो मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, तो मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग होंगी। जी हाँ, मेल वाली को टेस्टिस कहते हैं, फीमेल वाली को ओवरीज, अंडाशय कहते हैं। गोनेड्स कहाँ होती हैं? बिलो इंटेस्टाइन, आंतों के नीचे बेटा। जो बड़ी आंत होती है ना, 2 आंतें होती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, तो बड़ी आंत के नीचे की तरफ, बड़ी आंत के नीचे या आंतों के नीचे लिख दो, बड़ी आंत के नीचे। ये टोटल 9 टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। मैंने एक एक करके नाम लिख दिया, ये डायग्राम है इसका। चलो देखो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ब्रेन में है ना, तीनों ब्रेन में। फिर थायराइड, पैराथायराइड गले में, थाइमस चेस्ट में, एड्रीनल किडनी के ऊपर, पेनक्रियाज एब्डोमिनल कैविटी में, और लड़कियों में ओवेरी और लड़कों में टेस्टिस जो होती है वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? गोनेड्स कहते हैं। ये 9 टाइप के एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। सारी की सारी पढ़नी है आपको एक एक करके डिटेल में। अब सबसे पहले नाम याद हो गए, लोकेशन याद हो गई। ये नाम लिखे थे, ये लोकेशन लिखा था। अब इनके नंबर कौन सी कितनी होती है नंबर्स में? देखो, हाइपोथैलेमस एक ही होता है नंबर में, पिट्यूटरी भी एक ही होती है नंबर में, पीनियल भी एक होती है नंबर में, थायराइड भी एक होती है नंबर में, पैराथायराइड 4 होती है बेटा। पैराथायराइड कितनी होती है? 4। ये नंबरिंग याद करनी है। थाइमस एक ही होता है बेटा, ठीक है। पेनक्रियाज एक ही होता है बेटा। एड्रीनल 2 होती है बेटा, एक पेयर, एक जोड़ी का मतलब 2। और गोनेड्स भी 2-2 होती हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये नाम हो गए सचिन बेटा, पढ़ाएंगे सब, पेशेंस रखो। नाम हो गए, लोकेशन हो गई, नंबर्स हो गया। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ जी, क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ये रहा डायग्राम। अगर आप ह्यूमन मेल हो तो ये रही आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ह्यूमन फीमेल हो तो ये रही आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स। नंबरिंग में दोनों ही 9 है, देख लो। पीनियल भी एक, हाइपोथैलेमस भी एक, पिट्यूटरी भी एक, और थायराइड भी एक। पैराथायराइड 4 होती है, इस तरीके से 4 किनारों पे ऐसे होती है पैराथायराइड। थाइमस 1, एड्रिनल 2, पेनक्रियास 1, ओवेरी लड़कियों में 2 होती है, अंडाशय लड़कों में टेस्टिस, वृषण 2 होते हैं। इनको हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, इनको हम गोनेड्स या जनन ग्रंथियां कहते हैं। भाई जनन में काम आती है, जो रिप्रोडक्शन में काम आए। आप रिप्रोडक्शन तो हम पढ़ाए हैं आपको, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, तो अलग अलग ही होंगे ना, सिंपल सी बात है। होगी। अब ये सारी मिलके क्या बना रही है? ये सारी मिलकर दिन रात आपके बॉडी में हार्मोन ही बना रही है बेटा। इनका काम ही है हार्मोन बनाना। अब इन सबसे अलग अलग ही तो हार्मोन बनते होंगे, अलग अलग हार्मोन्स का अलग अलग काम होगा भैया। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने सुना होगा हार्मोन्स हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए। हार्मोन जो होते हैं वो हमेशा संतुलित रहने चाहिए। हार्मोन कम हुआ तो बीमारी, ज्यादा हुआ तो बीमारी। हाँ, हार्मोन एक्सेस अमाउंट में बीमारी करता है, डिजीज करता है, और हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, हार्मोन की कमी होती है, तब भी बीमारी होती है। इसीलिए हम एक लाइन बोलते हैं, हार्मोन्स आर
मतलब जो हार्मोन्स होते हैं वो हमेशा बैलेंस्ड होने चाहिए, हार्मोन हमेशा संतुलित अवस्था में पानी चाहिए हमारे बॉडी में, ना कम ना ज्यादा। तो ये कम ज्यादा से कौन कौन सी बीमारियां कर देंगे ये सब हम पढ़ेंगे। हाँ जी, आई बात समझ में आपको? हाँ जी, ये 9 की 9 ग्रंथियां समझ में आ गई। चैप्टर का नाम ही है एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ते हैं? ये 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ते हैं बेटा। अब कुछ बड़ी बड़ी हैं तो 2 पढ़ पाएंगे एक दिन में, बस छोटी छोटी है वो 3-4 क्लास तो लगेंगी पढ़ने में। कल हम पढ़ेंगे हार्मोन्स क्या होते हैं। अभी मैं आपसे पूछूं हार्मोन क्या होते हैं तो आप नहीं बता पाओगे। हार्मोन्स किसके बने हुए होते हैं ये भी आप नहीं बता पाओगे। ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक एक करके एंडोक्राइन ग्लैंड स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले बड़ी बड़ी पढ़ लेते हैं। मनोज कुमार कह रहे हैं मैम जी आपके पढ़ाने का तरीका अच्छा है लेकिन लिखाने का, लिखवाना क्यों है भैया जब आपको मैंने नोट्स दिए हैं, एक एक चीज बोर्ड पे लिख रही हूं तो। मैम सभी के लिए एक ही टेस्ट होगा क्या? नहीं भैया, हर हार्मोन को चेक करने का अलग टेस्ट होता है। जैसे थायराइड के लिए डॉक्टर लिख के देता है TSH करवा लो, TSH करवा लो, है ना। हर हार्मोन के लिए अलग टेस्ट होता है, लेकिन हार्मोन के लिए निकालेंगे खून ही, क्योंकि खून के अंदर ही सारे हार्मोन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाता है बेटा? डोपामीन, नाम सुना है? डोपामीन बढ़ गया मेरा, है ना, लत लगाने वाला हार्मोन, वो यही बनाता है सुस्मिता। आगे पढ़ाएंगे आपको, एंजाइम भी पढ़ाएंगे शिवम जी कल। चल मैम क्या लड़कों में लैक्राइमल ग्लैंड नहीं होती है? लड़के रोते नहीं है? किसने कहा लड़के रोते नहीं है? भैया लड़के रोते हैं। किसने कहा लड़के नहीं रोते हैं? लड़के लोगों को तुम लोग रोते नहीं हो क्या? बताओ जरा, है कौन जानना चाह रहा है ये बात? अंशुल जी, लड़की होंगी, ये ऑब्वियस सी बात है जो लड़कों के बारे में जानना चाह रही है। क्या लड़के लोग रोते नहीं है कभी? ऐसा थोड़ी होता है, रोते हैं लेकिन अकेले में रोते हैं, है ना। लड़कियों की आदत होती है थोड़ी सी अटेंशन पाने की, तो वो सबके सामने रो लेते हैं। लड़कियां सबके सामने रो लेती हैं, उन्हें अटेंशन चाहिए होता है कि 2-4 लोग आके पूछे बहन क्या हुआ है, अच्छा बहन ये हुआ तो मेरे साथ भी हुआ है, फिर वो थोड़ा सा उसको सिंपैथी मिले। लड़के लोग अकेले में जाके रो लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि लड़के रोते नहीं है। ठीक है, चलो। हाँ जी, पूर्ण कह रहे हैं मेरा कमेंट नहीं आ रहा, क्या आ रहा है बेटा? चलिए, मैम आपको डॉक्टर फूल नहीं बना सकते, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं डॉक्टर मुझे मूर्ख नहीं बना सकते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो चाहती हूँ आप लोगों को भी कभी भी डॉक्टर उल्लू ना बनाए। अभी वो आपने पुणे वाला कांड सुना था ना, पुणे वाला, आप लोगों को मैं और क्यों कहती हूँ कि भैया थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए साइंस का, मेडिकल टर्म का। पुणे में पोर्श गाड़ी से वो 18 साल के बच्चे ने एक लड़का लड़की की डेथ हो गई, साइकिल बाइक पे टक्कर मार दी, और फिर उसका जो ब्लड सैंपल गया था ना, खून में अल्कोहल होता है। अल्कोहल कैसे पता करते हैं? खून निकालते हैं, उस खून में एसिटिलीन ये सब देखते हैं, आगे आपको पढ़ाएंगे हम आपको। तो अल्कोहल का टेस्ट हो जाता है उसमें, तो उसका जो ब्लड का सैंपल जिन डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने सैंपल ही बदल दिया। 3 लाख रुपए में बिक गए थे डॉक्टर, 3 लाख रुपए में। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे देश में पॉलिटिशियंस तो बदनाम है, डॉक्टर्स ज्यादा भ्रष्टाचारी हैं। पता है आपको डॉक्टर्स का भ्रष्टाचार किस लेवल पे है? आप लोग पकड़ नहीं पाओगे अगर आप लोग जागरूक नहीं होगे तो। अरे अभी मेरी डिलीवरी हुई थी, तो जिस हॉस्पिटल में, CK बिरला हॉस्पिटल, बहुत फेमस हॉस्पिटल है, आप जानते हैं ना, वैसे अपने आप में नाम है बिरला हॉस्पिटल का, लेकिन वहां पर भी मेरा 3-4 ऐसे झूठे झूठे से बिल बना रखे थे कि आपका ये टेस्ट हुआ, ये टेस्ट हुआ है। लेकिन मैं इतनी होश में थी कि भैया मेरा ये टेस्ट हुआ ही नहीं, ऑपरेशन थिएटर में आप जब लेकर गए मेरा ये टेस्ट ही नहीं हुआ वहां पे। तो मैंने कम से कम 15-20 हजार रुपए अपने उसमें से, रिपोर्ट में से माइनस करवा लिए थे, है ना। क्योंकि आप अगर जागरूक नहीं होगे तो फिर ऐसे ही करते हैं हॉस्पिटल वाले, बहुत बुरे तरीके से बिल बनाते हैं। तो थोड़ा सा, हाँ, डॉक्टर्स ने वो सैंपल ही बदल दिया, 3 लाख रुपए में 2 डॉक्टर बिक गए थे, आप सोचिए, है ना। चलो फिर, हाँ जी, ठीक है। जो मुझे मैम डॉक्टर भगवान, जी हाँ, जो ईमानदार डॉक्टर हैं वो भगवान का रूप है, बिल्कुल सही बात है, वो भगवान का रूप है। लेकिन आजकल कहाँ बचे ईमानदारी, कुछ गिने चुने लोगों में ही रह गई है बेटा, है ना। चलो, तुम सरकार किसकी बनवा रहे हो? आज 3 तारीख है ना, कल 4 है, कल पता लग जाएगा बेटा किसकी सरकार है ना। मैम BPSC टीचर का एग्जाम है, अगर पॉसिबल हो तो वीडियोस डलवा दीजिए। अच्छा चलो देखते हैं बेटा, BPSC आ गया क्या उसका जो री एग्जाम होना था वो? आ गया क्या जो री एग्जाम होना था उसका डेट आ गया क्या बेटा? मैं थोड़ी सी अभी 20 दिन से बिल्कुल कट थी, फोन वोन भी मैंने बहुत कम चलाया, ना के बराबर। मैम जी